नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर लोकेश जांगीड़ का विवाद से पुराना नाता है। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से पहले शहडोल में पदस्थापना के दौरान कलेक्टर नरेश पाल से भी लोकेश जांगीड़ का जमकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते जांगीड़ को शहडोल से हटाया गया था। हालांकि शहडोल से हटाने पर लोकेश जांगीड़ के समर्थन में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। भाजपा समर्थकों की मांग थी कि जांगीड़ का तबादला निरस्त किया जाए, लेकिन सरकार ने तबादला आदेश निरस्त नहीं किया था। अपने सीनियर अफसरों से पटरी नहीं बैठ पाने के चलते 2014 बैच के आईएएस अफसर लोकेश जांगीड़ का अभी तक 8 बार तबादला हो चुका है। जांगीड़ ने बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीएसजीएडी और उनके बीच हुई चर्चा का ऑडियो लीक करने पर भी सरकार ने लोकेश जांगीड़ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि जीएडी द्वारा दिए गए नोटिस पर लोकेश जांगीड़ ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस मामले में नोटिस मिला है वह ऑडियो टेप 31 मई को मैंने 4 आईएएस अफसरों को भेजा था। 16 दिन बाद नोटिस संयोग नहीं है। मेरा तबादला हुआ तब दीप्ति गौड़ मुखर्जी मैडम का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि आपका ट्रांसफ़र शिक्षा केंद्र किया गया है, भोपाल आएँ तब बाकी बात करेंगे। यह बात मैंने 4 लोगों को भेजी। अपने तबादले और बड़वानी कलेक्टर को लेकर लोकेश जांगीड़ के द्वारा पिछले दिनों आईएएस एसोसिएशन के सोशल मीडिया ग्रुप पर लिखने के बाद से बवाल मचा हुआ है। जांगीड़ ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए चीफ सेक्रेटरी से 3 दिन पहले समय मांगा था, लेकिन सीएस ने अभी तक समय नहीं दिया। आईएएस अफसरों के बीच झगड़े या फिर सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में सरकार के विरोध में लिखने पर पहले भी विवाद हो चुके हैं। उद्योग विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान और फाइनेंस के तत्कालीन सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी के बीच विवाद जग जाहिर है। विभाग के प्रस्ताव पर मुखर्जी की एक टिप्पणी से खासा बवाल मच गया था। यह मामला तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी बीपी सिंह तक पहुंचा और बाद में अनिरुद्ध मुखर्जी को वित्त विभाग से हटा दिया गया। तत्कालीन प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा और तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी नेहा मराव्या के बीच भी विवाद हुआ था। इसके बाद नेहा मराव्या को कृषि विभाग से अन्यत्र तबादला कर दिया गया था। आईएएस अफसर नेहा मराव्या का इससे पहले शिवपुरी में एसडीएम की पदस्थापना के दौरान तत्कालीन कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव से भी विवाद हुआ था। इसके बाद उनका वहां से तबादला कर दिया गया था। बड़वानी कलेक्टर की पदस्थापना के दौरान तत्कालीन कलेक्टर अजय सिंह गंगवार ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिख दिया था। इसके बाद खूब बवाल मचा था। आखिर बाद में उनको बड़वानी कलेक्टर के पद से हटा दिया गया। इसी तरह प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने सरकार की खुले में शौच पर रोक लगाने की योजना के विरोध में एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा था। इसके बाद जीएडी ने दीपाली रस्तोगी को नोटिस थमाया था। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन जी, आपका स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है रंजन जी? सर बहुत धीमी आवाज आ रही है जी। रंजन जी, ये जो लोकेश जांगीड़ विवाद चल रहा है जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है जी। हम प्रयास करेंगे आपसे संपर्क हो जाए। अब मिली आवाज आपको? हेलो हेलो। रंजन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। जैसे ही संपर्क होगा उनसे चर्चा की जाएगी। बड़वानी से पहले शहडोल में भी कलेक्टर से भिड़ चुके हैं लोकेश जांगीड़। बड़वानी कलेक्टर से विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीएसजीएडी की बातचीत का ऑडियो लीक करने पर लोकेश जांगीड़ को सरकार ने नोटिस थमाया था। हाँ, आज ही जो लोकेश जांगीड़ हैं आईएएस अफसर, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक को एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 4-1 का गार्ड की मांग की है और उन्होंने वीडियो कैसे लीक हुआ इसका भी उल्लेख किया है उस पत्र में।
रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ रंजन जी, आवाज मिल रही है आपको? सर बहुत धीमी आवाज आ रही है, बहुत धीमी आवाज दूर जी। से। रंजन जी, ये जो लोकेश जांगीड़ का मामला है, वो उसमें क्या आप देखते हैं? जो शिवराज वर्मा के साथ विवाद हुआ, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए उमेश जी, ये जो शुरू हुआ जी वो ट्रांसफर के साथ शुरू हुआ। जी जी ट्रांसफर के बाद लोकेश जांगीड़ एक पोस्ट करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि अधिकारियों का है, जी IAS अधिकारियों का है। उसमें साफ लिखते हैं कि जो कलेक्टर हैं जी उनके करप्शन की वजह से ऐसा ट्रांसफर हुआ है। जी दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि जो कलेक्टर की वाइफ हैं वह किरार समुदाय की जो समाज है उसकी सचिव हैं, जी हाँ जिसके अध्यक्ष उन्होंने सीएम की वाइफ को बताया। जी उन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया, सीएम की वाइफ को आक्षेप नहीं लगाया, लेकिन जिक्र जरूर किया। लेकिन चूंकि बहुत सारे IAS ऑफिसर्स ग्रुप में जुड़े हुए थे, जी तो जाहिर है कि इस चीज को एक्सपेक्ट करना को लीक नहीं होगा। जी जी जब आप कन्फाइंड रहेगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। जी हाँ, वो तो ग्रुप बाहर में आना बहुत ही सारे आना था। मेंबर हैं। जी हाँ वो हुआ। जी अब सवाल है कि जो लोकेश जांगीड़ का जो भी एक्ट है, उनका कहना है कि हमारा जो चैट था जी वो प्राइवेट था, जी एक ग्रुप के बीच में था, और कर्तव्यहीनता नहीं मानी जा सकती है। जी जबकि सरकार का मानना है जी कि जो भाषा लिखी है आपने जी वो आपकी कर्तव्यहीनता को बताता है, जी जी नंबर एक। दूसरा, उन्होंने एक जो अपने IAS ऑफिसर जो उनकी विभाग के प्रमुख हैं, जी हाँ, GAD की उनसे बात किया। जी हाँ, दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी, उनका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ और बाहर आया। जी थर्ड पॉइंट जो आज का डेवलपमेंट है, जी उन्होंने फिर से लिख करके पुलिस DGP महानिदेशक को जी हाँ अपनी सिक्योरिटी की डिमांड की है। जी तो सबको एक तरह से देखना चाहिए। जहां तक पहला मामला है, अगर कोई भी जिनका 8वां ट्रांसफर है पिछले 5-6 सालों में, जैसा कि जांगीड़ जी का, जी जी तो पहली बात तो है कि अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है और कोई भी जो अधिकारी अभी ज्वाइन करता है, नौकरी शुरू कर रहा है, जी जी करप्शन देख रहा है, उसको रोकने की कोशिश करता है, जी अगर उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे आप, तो हतोत्साहित करने की बात हुई। जी जी तो कहीं न कहीं ये भी है कि जो भी करप्शन अगर सिस्टम में है, आपको देखना पड़ेगा। जी हाँ जांगीड़ की प्रॉब्लम क्या देखना पड़ेगा। जी फिर जो जांगीड़ ने किया है उसके लिए ट्रांसफर के बजाय एक कमेटी बैठ सकती थी, जी उसको देख सकती थी, लेकिन उसके बजाय उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। जी हाँ, ये सही है कि यदि उनने जो सोशल मीडिया पे लिखा है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो उसमें कहीं यदि जांगीड़ की गलती है तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि वो जो भ्रष्टाचार की बातें उठा रही हैं तो उस पे भी जांच करवाकर उनके उस मुद्दे पे सरकार को जांच कराना चाहिए, जिससे सब चीजें सामने आए। एक अधिकारी कोई अगर इसको रेज कर रहा है, जी हाँ, अगर विसिल ब्लोअर है, वो अधिकारी है, जी जी तो उसकी बात हम इस बात पे टाल दें कि उसने चैट लिख किया या भाषा लिखी, वैसे लिखी, ये भी समझदारी सरकार की नहीं होगी। जी जी तो मेरा मानना दोनों साइड की बात है। अगर कोई विसिल ब्लोअर है, वो जी कोई इश्यू रेज कर रहा है, जी जी कलेक्टर के पास पे करप्शन की बात कर रहा है, बहुत गंभीर बात है। और अभी कोरोना के समय में जी जी कोविड की खरीदारी है उमेश जी। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो बात हो रही है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो रही है, जी जी यानी कोविड से जुड़ी चीजें जी हैं, हाँ। जिसमें किसी भी तरह करप्शन को आप टॉलरेट नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसमें सरकार को देखना चाहिए किसी गंभीरता है। जी हाँ, जो आरोप उनने लगाए हैं उसकी जांच तो होनी चाहिए, इनके खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है। कि हालांकि वीडियो जो इन्होंने दीप्ति गौड़ मुखर्जी से जो बात हुई, ऑडियो लीक किया, वो तो वाकई अनुशासनहीनता की श्रेणी में है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार की जो बातें उठा रहे हैं तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और जांच करना चाहिए। बिल्कुल। रंजन जी, सोशल मीडिया पर आजकल देखा गया है कि ये सीनियर IAS हैं या जो और भी हैं कई, जी, तो ये सरकार के खिलाफ लिखना और सरकार के ऊपर मतलब कई तरह के आक्षेप लगाना या कई कुछ करना, ऐसे पहले भी कई मामले आए हैं। जैसे दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने खुले में शौच के लिए एक अंग्रेजी अखबार में लिखा था और उस पर काफी प्रश्न उठाए थे। उसके अलावा अजय गंगवार हैं, उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, वही बड़वानी से उमेश जी, बड़वानी से उनका ट्रांसफर हुआ था, जी बड़वानी कलेक्टर। तो इसको किस तरह देखते हैं आप कि क्या ये जो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, या उनको कहीं
एक मर्यादा में रहते हुए सारी चीजों को करना चाहिए? किस देखिए तरह उमेश जी, जो आपका सिविल सर्विस कंडक्ट रूल है जी जी वो बहुत क्लियर है जी उसके तहत रहते हुए अगर कुछ आप दिख रहे हैं जी तो संभवतः उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन चूंकि प्रशासनिक अधिकारी सरकार के अंग होते हैं जी जी और अगर कोई ऐसी चीज उनके हाथ उनके द्वारा लिखी जाती है जिसे सरकारी कार्यशैली कार्य को लेकर के उसके नीति को लेकर कोई कंफ्यूजन पैदा होता है समाज में, तो जाहिर है इसीलिए सर्विस कंडक्ट रूल होता है कि आपकी लिमिट क्या है। जी लेकिन जो आपने बात पूछी उमेश जी, बड़े आपने अच्छी बात पूछी। जी अभी सोशल मीडिया का जमाना है जी पिछले 8-10 साल में एक सोशल मीडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जी एक नया कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है। जी नया वीपन आ गया हमारे हाथ में जी अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप है। जी तो ऐसे में मुझको लगता है कि अभी समय है कि जो सर्विस कंडक्ट रूल है अधिकारियों का, जी उसके भी देखने जरूर कि आखिर हम कितनी सीमा दें उनको। जी जी और अगर जिस तरह से ये इसका फैलाव हुआ है उमेश जी सोशल मीडिया का, जी उसी तरह से गवर्नमेंट को एक अपने पास कमेटी होनी चाहिए जो उससे चीजों को त्वरित एक्शन ले, उसको त्वरित ध्यान में दे। अगर उसको डिलीट करना है डिलीट करवाए, जी जी उसको देखना है देखे। लेकिन इसपे जो सरकार का जो एक्शन होता है, जी। जो उसका अपना रवैया है, वो पुराने ढंग से चल रहा है। सोशल मीडिया नए जमाने की चीज है, तो नए जमाने के हिसाब से आपको नए तरह की चीजों को देखना पड़ेगा, सरकार को भी और लोगों को भी जो सरकार के पार्ट हैं। रंजन जी, अभी अब देखा कि केंद्र सरकार ने जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए एक रूल्स बनाया कि वो सोशल मीडिया पे या अखबारों में भी इंटरव्यू देंगे तो उसके पहले अनुमति लेंगे या कुछ लिखेंगे तो अनुमति लेंगे। हालांकि वो सुरक्षा से जुड़े हुए सारे विभागों के लिए अभी है, आने वाले दिनों में हो सकता है दूसरों के लिए भी इस तरह के नियम लागू हो। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि आप क्या जिस तरह से केंद्र सरकार ने रिटायर्ड IAS अफसरों के लिए लागू किया है, तो जो पद पे हैं उनके लिए भी कुछ इसी तरह की गाइडलाइन बने या नियम बने कि वो सोशल मीडिया या अखबारों में इंटरव्यू दें या कोई बात रखें या कुछ करें, तो उसके पहले या तो सरकार से अनुमति लें या किस तरह से रखना है वो गाइडलाइन के तहत ही करें। तो इसको क्या मानते हैं आप कि इस तरह के कुछ आने की जरूरत है, अब समय आ गया है? देखिए उमेश जी, जब अधिकारी रिटायर हो गया जी तो सरकार का एक तरह से वो निजी आदमी हो गया जी। लेकिन सवाल ये है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जी जी संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक अधिकार देता है जी। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जी कहाँ तक हो, यह एक बिलॉस या अनकंट्रोल नहीं हो सकता। जी हाँ, उसकी लिमिट सीमा रेखा खींचनी पड़ेगी आपको। जी। तो पिछले कुछ समय से देखा गया है जब भी कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है जी नेशनल लेवल पे वो किताब लिखता है। जी जी किताब में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार क्लासिफाइड होती हैं, जी हाँ, बाहर नहीं आनी होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। जी जी ऐसे में देश की इमेज भी बाहर धूमिल होती है, तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो जाहिर है कि ऐसी चीजें जिसके जो आपने शपथ लिया है कि हम इन चीजों को अपने पद पे रहते हुए जाहिर नहीं करेंगे, जाहिर है अगर पद के हटने के बाद इसको जाहिर नहीं कर सकते आप। सिक्योरिटी का मामला है, कंट्री के सार्वभौमिकता का मामला है। तो ऐसे में जाहिर है बीच की दुधारी तलवार है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे और साथ में ऐसी चीजों को रोकना भी है जो कि ऐसी चीज ना हो कि उससे सरकार के आदेश को किस तरह की हानि उठाना पड़े, उसकी इमेज को तकलीफ हो, तो किसी की हानि हो। ये तो रिटायर्ड लोगों के लिए तो केंद्र सरकार ने बना दी है, DOPT ने इस तरह की गाइडलाइन। लेकिन अब समय आ गया है कि जो नौकरी कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स उनके लिए भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन की जरूरत है। नहीं, उनके लिए भी मेरा उमेश जी कहना है से अगर आपने ऐसा दे दिया कि नहीं लिखना है या परमिशन से, तो वही बड़ा गड़बड़ होगा क्योंकि ये एक तरफा कोई चीज करेंगे आप, स्ट्रीम पे जाएंगे तो स्ट्रीम पे फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप कहीं न कहीं अटैक कर रहे हैं। एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, कोई ना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच सुरक्षित है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दे रहा है सुरक्षित है, और साथ में कैसी चीज ना बाहर आए जिससे देश को या समाज को तकलीफ हो या उससे हानि हो। जी हाँ, गोपनीयता और मर्यादा भी भंग ना हो और मर्यादा में बने रहे और वो अपनी अभिव्यक्ति को भी प्रदर्शित कर सके। जी हाँ, और सरकार को कहीं ना कहीं सरकार को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस तरह के कहीं गाइडलाइन बनाना पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। राज्य सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का इस्तेमाल कोविड के बाद भी करती रहेगी। जनहित के मसलों पर यह कमेटी सरकार को फीडबैक देगी।
कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के गांव-गांव में मैदानी स्थिति पर नज़र और नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों का गठन किया था। कोरोना महामारी के दौरान यह क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां खासी कारगर साबित हो रही हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और रोकथाम करने के लिए कर्फ्यू लगाने का मामला हो या फिर कंटेनमेंट जोन अथवा मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने और लॉकडाउन से अनलॉक की ओर जाने के मामले में सुझाव देना हो, तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी खासी कारगर साबित हो रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सुझाव के आधार पर ही जिला कलेक्टर और राज्य सरकार निर्णय ले रही थी। प्रदेश में अभी 58,000 से अधिक क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों का गठन हो चुका है। इन समितियों में करीब 6,51,000 सदस्य भी बनाए गए हैं। मैनेजमेंट समितियां वार्ड, ब्लॉक और गांव में स्थानीय स्तर पर कोरोना संक्रमण के संबंध में अपनी राय और निर्णय देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के इस मॉडल की प्रशंसा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बाद भी इन सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों का उपयोग करने के संकेत दिए हैं। शासन की योजनाओं और जनहित से जुड़े अन्य मसलों पर ये समितियां फीडबैक हासिल करेंगी। इन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की अहम भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों में समाज सेवियों के अलावा सभी दलों के लोग शामिल किए गए हैं। प्रदेश में निचले मैदानी स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के गठन से ग्रामीण अंचल में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की जहां नाराजगी दूर हुई है, वहीं सरकार के लिए बड़ा नेटवर्क भी मिल गया है। कोविड के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां जनहित के मसलों पर देंगी सरकार को फीडबैक। राज्य सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को भंग नहीं करने का निर्णय लिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां सरकार को फीडबैक देने का काम करेंगी। सरकार इनसे निचले स्तर की सारी जानकारियां लेंगी और उसके आधार पर जो जानकारियां मिलेंगी वो सब सरकार के द्वारा नीति निर्धारण और योजनाएं बनाने में खासी मददगार साबित होंगी। प्रदेश में अभी तक 58,000 से अधिक क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों का गठन किया गया है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां कोरोना काल के दौरान खासी मददगार साबित हुई थी। सरकार का मानना है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां आगे भी सरकार को कई मुद्दों पर मददगार साबित होंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में 6,51,000 सदस्य हैं। जिले से लेकर ग्रामीण स्तर तक सरकार ने ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई थी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां कोरोना काल के दौरान बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई। कलेक्टरों ने भी इनके साथ बैठकें करी और कोई भी कोरोना से संबंधित निर्णय लेने की जब बात आई तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सुझाव उसमें शामिल किए गए। उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां सरकार को पसंद आ रही हैं, इसी वजह से सरकार इनका आगे भी इस्तेमाल करेगी। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। प्रदेश में स्कूल नहीं जाने वाली 11 से 14 साल की बच्चियों को टेक होम राशन देने की राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से योजना संचालित करती है। 2,08,531 बच्चियों का वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं था और इन बच्चियों का फर्जी नाम पता रिकॉर्ड में दर्ज कर 1,71,000 से अधिक बच्चियों को कागजों में ही हर साल करीब 60 करोड़ रुपए का टेक होम राशन बांटा जा रहा था। इस घोटाले को कैग ने पकड़ा। दरअसल ड्रॉप आउट बच्चियों की संख्या के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों में विरोधाभास देखकर कैग को टेक होम राशन योजना में घोटाले की आशंका हुई। इसलिए मामले की बारीकी से जांच करने पर बड़ा घोटाला सामने आया। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिलेवार बालिकाओं को घर घर टेक होम के जो आंकड़े दिए थे, उनमें किसी भी जिले की किसी भी आंगनवाड़ी में बच्चों के नाम और पते की सूची उपलब्ध नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों के पास सिर्फ संख्यात्मक आंकड़े के अलावा कुछ और नहीं है। यह जानकारी भी नहीं है कि किस पते पर रहने वाली किस बालिका को टेक होम राशन दिया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर जिले में अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2019 तक 19 माह की अवधि में स्कूल छोड़ने वाली 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की संख्या 74,790 बताई गई, लेकिन उनके नाम पते का कोई रिकॉर्ड जिला कार्यक्रम अधिकारी उपलब्ध नहीं करा सके। डिंडोरी में 4,806 बालिकाओं को बांटनी थी खिचड़ी और सोया बर्फी,
लेकिन रिकॉर्ड में 98,107 बालिकाओं को 51 लाख की राशि की सोया बर्फी और खिचड़ी बांटने का उल्लेख किया गया। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि राज्य शिक्षा केंद्र के ब्यौरे के मुताबिक स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या डिंडोरी में सिर्फ 89 ही थी, जबकि महिला बाल विकास विभाग ने अपने रिकॉर्ड में 98,160 बच्चियों के स्कूल छोड़ने का उल्लेख किया था। सिंगरौली में जुलाई 2018 से जुलाई 2019 के सत्यापन के दौरान 53,554 अतिरिक्त लाभार्थियों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की सोया बर्फी और खिचड़ी बांटी गई। बैतूल में अतिरिक्त आवंटन का यही ट्रेंड मिला। यहां 1 करोड़ 17 लाख 25 हजार की राशि का अतिरिक्त टेक होम राशन बांट दिया गया। यहां महिला बाल विकास विभाग ने 2,801 बच्चियों का नाम दर्ज कर रखा था, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में मात्र 116 बच्चियों के नाम दर्ज मिले। कैग ने पकड़ा था 60 करोड़ का टेक होम घोटाला। बैतूल में 1 करोड़ 17 लाख 25 हजार का टेक होम राशन घोटाला सामने आया। इसके बाद इस मामले की बारीकी से जांच की गई और प्रकरण को ईओडब्ल्यू को जांच के लिए सौंप दिया गया। टेक होम राशन में ग्वालियर में 1 करोड़ 28 लाख 54 हजार का घोटाला हुआ था, जो कैग ने ही पकड़ा। डिंडोरी में टेक होम राशन मामले में 51 लाख का घोटाला सामने आया था। इसी तरह सिंगरौली में भी जो टेक होम घोटाला सामने आया। आंगनवाड़ियों के जरिए 11 से 14 साल की बच्चियों को ये जो टेक होम राशन दिया जाता है। अब बात करेंगे इनसाइड राजतंत्र के खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बड़े राजनीतिक दल ने हाल ही में कार्य समिति की घोषणा की थी। लंबी चौड़ी सूची में काफ़ी नाम शुमार किए गए थे। इन नामों के बीच में एक नाम ऐसा था जो आजकल लोगों के बीच खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जिन नेताजी ने यह सूची बनाई, उन्होंने बीच में अपने एक पसंदीदा नाम को शामिल कर लिया। नेताजी ने सोचा होगा कि अभी किसी की उस नाम पर नज़र नहीं पड़ेगी, बाद में यदि नज़र पड़ भी गई तो माहौल शांत हो चुका होगा, बवाल की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन लोगों की भी पारखी नज़र है। लंबी सूची में सासू माँ का नाम आखिर लोगों ने खोज ही लिया। दरअसल नेताजी ने जो समिति बनाई थी उसमें अपनी धर्मपत्नी की माँ यानी कि सासू माँ को भी शामिल कर लिया। सासू माँ की भी राजनीति में कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन नेताजी की सासू माँ है, यही सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। इसलिए समिति में नाम शामिल होना तो बनता ही था। नेताजी परिवारवाद की तमाम नसीहतें देते होंगे, लेकिन जब मामला अपना हो और वो भी सासू माँ का, तो सारे नियम टूट जाते हैं। वैसे भी नियमों का पालन तो दूसरों को करना होता है, खुद के मामले में तो सारे नियम एक तरफ रख दिए जाते हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।